नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं डीएनए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये डीएनए, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये डीएनए क्या है, इसका कार्य क्या है और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, किस रूप में बताया, कैसे है, ये सबों के बारे में हम लोग बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो है प्रत्येक सेल्स में, कोशिकाओं में पाया जाता है और बिना डीएनए के हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवन का, या ये बॉडी का जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक बड़े बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं या एक छोटे घरों में रहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो बिल्डिंग बनाना होता है या छोटा मोटा घर भी बनाना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं, एक मैप बनता है और उस नक्शा पे जो चिन्हित जो होता है कि कहाँ पे क्या बनाना है, कहाँ पे क्या नहीं, तो जब वो नक्शा से के हिसाब से हम लोग वो एक दीवार, घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह ये हमारा जो बॉडी है, शरीर है, उसको बिना डीएनए की कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो इसी डीएनए के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डीएनए के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का जो पूरा नाम है, इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये थोड़ा बड़ा नाम है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है इसका पूरा नाम। डीएनए को सर्वप्रथम बिल्किन साहब ने डीएनए के अणु की संरचना का स्टडी किया। किसने किया था? बिल्किन साहब ने संरचना का, अणु के संरचना का अध्ययन किया। इसके बाद 1950 ईस्वी में चारगाफ साहब ने बताया कि ये एडेनिन, ये ए जो है वो एडेनिन को सूचित कर रहा है। एडेनिन एवं थाइमिन की मात्रा जो होती है डीएनए के अणु में बराबर होती है। एडेनिन बराबर थाइमिन की मात्रा जो है ये क्या है, डीएनए की अणु में बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार गुआनिन जो है उसकी मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है डीएनए के अणु में। इसी चीज को ये जो चारगाफ साहब ने जो बताए थे, तो चारगाफ साहब के जो बताए हुए जो बात थे, उसी बात को एक बेस आधार मानकर जेम्स वाटसन तथा फ्रैंसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए का एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया। यानी उसकी मॉडल वो कैसा है, नहीं है, वो उसे प्रस्तुत किया। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के में ये थे। अब ये सफल मॉडल जो प्रस्तुत हुआ, तो इस मॉडल को, इनके मॉडल को लगभग सभी लोगों ने मान्यता दिया और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये डीएनए था। अब डीएनए जो ये हम लोग देख रहे हैं, ये चित्र में डीएनए की कुंडली, यही इसी को वाटसन और क्रिक साहब ने सफल मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये एडेनिन बराबर थाइमिन और साइटोसिन बराबर गुआनिन। ये एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, और ये साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैंने यहाँ भी लिख दिया है सिंबल
डबल और ट्रिपल। अब ये बाहर वाला जो भाग है वो सुगर फॉस्फेट बैकबोन कहलाता है, और ये इसके अंदर के आंतरिक भाग जो है ये बेस कहलाता है। और इसकी संरचना ये हम लोग तो सामने ये बोर्ड पे देख रहे हैं, एक लैलून को यदि हम लोग रस्सी लेते हैं और उसको जब ऐंठ के और इस तरह से घुमाया जाता है तो इसमें फैलाव उत्पन्न होता है और एक गहरा गर्त खाई बनता है। सपोज डेट ये खाई बन रहा है, ये है ये खाई। तो इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं। ये तो ये लैब में ही देखा जा सकता है। यदि हम इसको अनुमानतः यदि हम देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसा हो सकता है, नहीं तो एक अच्छा उदाहरण नायलॉन का रस्सी जो है प्लास्टिक का, उसको हम खूब घुमाएंगे और उसके बाद जो आकृति जो संरचना जो बनता है वो उससे हम लोग पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये इसी टाइप्स का है। और इसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अनगिनत मौजूद होता है और वो सबको यदि जोड़ दिया जाए और अर्थ से ऊपर एकदम उसको पृथ्वी से ऊपर तक ले जा सकते हैं तो बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत दूर तक, ये इतनी इसकी लंबाई होती है। तो ये डीएनए। अब इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे कि डीएनए का कार्य क्या है। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उसके अनुसार इसके वर्क में जो है, फंक्शन में जो है, ये बहुत सारी चीज अभी तक विज्ञान के पास डाटा उपलब्ध हो चुका है कि इसका काम क्या है, नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन में देखा जाए तो ये डीएनए जो है आनुवंशिक गुण होने के कारण, डीएनए में तो आनुवंशिक गुण मौजूद है, तो ये गुण होने के कारण यह एक जीन के रूप में काम करता है। जीन के रूप में पेरेंट्स के गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में वो ट्रांसफर करता है। ये पहला गुण है जिसके बारे में अब हम लोग वो इससे पहले का जो मेंडल के नियम में जब हम लोग थे तो वहाँ पे ये चर्चा कर चुके थे आनुवंशिकता, पेरेंट्स गुण के बारे में। सेकेंड है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा क्या है कि डीएनए के खंड को कई प्राणी के सेल से अलग कर दिया जाता है। अब इसको काटने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम की जरूरत होती है, जो वो सब मौजूद है। तो उसके मदद से इसको क्या किया जाता है, खंड को एक प्राणी के सेल्स से दूसरे प्राणी के सेल्स में से प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि उसके शरीर में जो वो खास डीएनए के कारण जो वहाँ पे उस जीव को हानि हो रहा है उस चीज को वो खत्म कर दे। इस कारण इसे हटाया, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। डीएनए के द्वारा कई कठिन समस्याओं को उलझाया जाता है और ये न्यायालय के क्षेत्र में ये एक सटीक उदाहरण है। जैसे कोई व्यक्ति का यदि उसका संतान बिछड़ जाता है और कुछ दिनों के बाद यदि वो मिलता है और एक व्यक्ति पे दो आदमी यदि साबित करता है कि ये मेरा संतान है और वो कहता है मेरा, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है। और वो उसका संतान कब ये खोता है, वो बाल्यावस्था में, और वो बाद में यदि रिटर्निंग आना चाहता है तो वहाँ पे एक पहेली बन जाता है कि आखिर इसका सही पेरेंट्स कौन है। तो उस कंडीशन में ये डीएनए जो मैचिंग जो मिलाव जो होता है उसी से ये साबित होता है कि किसका संतान है। इसके सैंपल के लिए नाखून भी हम ले सकते हैं, ब्लड भी ले सकते हैं, बाल भी ले सकते हैं, अंडाशय भी ले सकते हैं, सीमेन भी ले सकते हैं, ब्लड भी, यानी बहुत प्रकार की चीज़ जो है वो हम ले सकते हैं। और इसका खर्च जो आता है ये थोड़ा सा महंगा है। इसका खर्च जो है ये 10,000 से लेके 40,000 तक के खर्च ये होता है, जो FSL फोरेंसिक साइंस लैब में इस चीज का प्रयोग किया जाता है, इसका चेक किया जाता है। दूसरी चीज, मान लिया जाए कि ये कोई फैक्ट्री है बहुत बड़ा और उसमें बहुत लोग काम करते हैं और वो अचानक उस फैक्ट्री में आग लग जाता है और उसमें वो जो काम करने वाले जो है लेबर वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और इस तरह से वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि उनके बाहरी रूप से देख के पहचान पाना मुश्किल है कि किसका संतान है किसका नहीं। तो उस कंडीशन में ये डीएनए तकनीकी का ही प्रयोग किया जाता है।
तो उसमें क्या होता है कि जो लोग दावी कर रहे हैं कि इसमें मेरा भी संतान था, तो वो दावी करने वाले संतानों को वो सैंपल लिया जाता है और उसके बाद जो वो फैक्ट्री में जो वर्कर थे उनका भी सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उसे दोनों को मिलान किया जाता है और जो सैंपल जिस सैंपल के साथ मिलान होता है, मिल जाता है, तो उस बॉडी को उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। तो इस रूप में भी हम लोग ये डीएनए के माध्यम से पता कर लेते हैं। एक बिछड़े हुए लोगों से भी ये डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम प्रूफ करते हैं। डीएनए विधि द्वारा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो अनैतिक रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, अपने आप को या किसी का शिकार कर लेते हैं और उस रूप में उसको बाद में नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे सपोज डेट किसी को प्रलोभन दे के शादी कर लेना और उन दोनों के बीच लिव इन रिलेशनशिप के बाद यदि कोई संतान हो जाता है और उसके बाद उसको छोड़ देना, अस्वीकार कर देना, तो इस रूप में भी वो डीएनए जो है एक सबूत के तौर पर प्रयोग किया जाता है और यही प्रयोग के आधार पर उसे मजबूरन उस व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। इसके अलावा अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको भी ये पकड़ने में डीएनए जो है एक कारगर साबित हुआ है, जो आज हमारे न्यायालय में इसको प्राथमिकता दिया गया है। और इस तरह के जो भी केस वगैरह जो आते हैं तो ये डीएनए के द्वारा इसको न्यायालय में साबित किया जाता है। तो ये डीएनए के बारे में हम लोगों ने बारीकी से जाना, समझा, देखा कि डीएनए कैसा है, इसका आकार कैसा है, ये किसके साथ क्या है, इसमें कौन कौन चीज से घटक के मिलके बना है, नहीं है। उसके बाद बारीकी से समय समय के अनुसार कौन कौन वैज्ञानिक आए और इन्होंने डीएनए के ऊपर क्या किए नहीं किए, ये सब हमने जाना, इसका वर्क जाना। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में चलेंगे आरएनए। तब तक के लिए धन्यवाद।